नमस्कार मित्रों, आज वर्तमान परिवेश में विश्व परिदृश्य पर महाशक्तियों द्वारा जो एक अभिनय और स्वांग किया जा रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में रूस और यूक्रेन के महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करने की परम आवश्यकता हो गई है। कोरोना कालखंड के बाद ऐसी स्थितियां बन जाना बड़ा ही विस्मयकारी है, क्योंकि कोरोना कालखंड के बाद कभी ये परिकल्पना नहीं करी जा रही थी कि इस प्रकार का परिदृश्य विश्व की महाशक्तियों द्वारा उत्पन्न कर दिया जाएगा कि तृतीय विश्व युद्ध के हालात बन जाएंगे। रूस और यूक्रेन का विवाद समझने से पूर्व यूक्रेन के बारे में थोड़ा सा समझना आवश्यक है। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मालदोवा और दक्षिण में काला सागर और अजोवा सागर से मिलती हैं। इसकी राजधानी कीव है। वर्तमान में यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शेमगिल हैं, जो 8 मार्च 2020 से सत्तासीन हैं, और वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में जो रूस और यूक्रेन के विवाद का अगर अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि सोवियत संघ के विभाजन के फलस्वरूप अस्तित्व में आए यूक्रेन अपने प्रारंभ से ही भू राजनीतिक, भू सामरिक एवं भू आर्थिक चक्रव्यूह से घिर गया है। चूँकि स्वाधीन यूक्रेन में दो सत्ता संगठन अपने अधिकार क्षेत्र अलग अलग समूहों की ओर बढ़ाने में लग गए हैं। एक संगठन रूस की ओर लगाव रखता है तो दूसरा पश्चिमी देशों के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण उनकी ओर बढ़ता चला गया है। रूस ने यूरोप की ओर यूक्रेन के बढ़ते रूस को बदलने के लिए सन 2014 में यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में क्रीमिया प्रायद्वीप पर कार्रवाई कर उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। रूस वर्तमान परिवेश में यूक्रेन का नाटो देशों में शामिल होने का विरोध कर रहा है। उसके कारण महत्वपूर्ण है। रूस को इस बात का डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो नाटो के ठिकाने उसकी सीमा के पास हो जाएंगे। परंतु इससे पूर्व 2014 में रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया छीन लिया है। रूस और यूक्रेन के मध्य विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण कारण समझ में आता है, वह है कि क्रीमिया को लेकर जो तनाव है वो वर्तमान में चलता चला आ रहा है। 2003 की संधि के अनुसार रूस और यूक्रेन के मध्य कर्च जलमार्ग और अजोवा सागर के बीच जल सीमाएं बटी हुई हैं। अजोवा सागर जमीन से घिरा हुआ है और काला सागर से कर्च के तंग मार्ग से होकर इसमें प्रवेश किया जा सकता है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह से आ रहे जहाज़ों की निगरानी शुरू की, जिसका यूक्रेन ने विरोध किया। रूस ने कर्च में तंग जलमार्ग पर पुल के नीचे टैंकर तैनात कर अजोवा सागर का रास्ता बंद कर दिया। तो इन उदाहरणों का पर्याय यह है कि रूस और यूक्रेन के मध्य वर्तमान में जो स्थिति विश्व परिदृश्य में दृष्टिगत हो रही है, इससे पूर्व भी रूस और यूक्रेन के मध्य छोटे छोटे बिंदुओं पर विवाद होता रहा है। लेकिन वर्तमान कालखंड में इस विवाद का पूरे विश्व में बृहद रूप में दिखाई पड़ना, इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो नाटो देश हैं वो यूक्रेन को अपने साथ सम्मिलित करना चाहते हैं और उसका मुखिया अमेरिका है। रशिया का जो सबसे बड़ा विरोध करने का कारण है वह यह है कि वर्तमान परिवेश में रूस और यूक्रेन गैस विवाद जो है वो प्राकृतिक गैस आपूर्ति कीमत को लेकर भी होता रहा है। यूक्रेनी तेल गैस कंपनी नाफ्तोहम उक्रेनी और रूसी गैस आपूर्तिकर्ता गज़प्रोम के बीच कई विवादों का उल्लेख है। ये विवाद साधारण न होकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों में भी बदले गए हैं। इसमें कई देशों के राजनीतिक नेता शामिल हैं जो रूसी आपूर्तिकर्ताओं से प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भर कर यूरोपीय देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए खतरा भी हैं, जिन्हें यूक्रेन के माध्यम से ले जाया जाता है। रूस और यूक्रेन के मध्य जो दो विवाद के प्रमुख कारण हैं, एक तो यूक्रेन नाटो देशों में ना शामिल हो, रूस की चाहत है, और दूसरा रूस का आर्थिक हित है, जो महत्वपूर्ण आर्थिक हित है। क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में जिस तरह का विश्व की रूपरेखा बढ़ रही है, उसमें प्राकृतिक गैस की भूमिका बहुत आने वाले समय में बहुत ही बृहत स्तर पर होने वाली है। तो रूस यूरोपीय संघ में खपत होने वाली प्राकृतिक गैस का लगभग 1/4 प्रदान करता है
और उन निर्यातों में से लगभग 80% यूरोपीय संघ में आने से पूर्व यूक्रेनी मिट्टी में पाइपलाइन के माध्यम से यात्रा करते हैं। तो यह जो 80% प्राकृतिक गैस की सप्लाई रसिया की यूक्रेन के माध्यम से होती है, अगर यूक्रेन अपने आप को विश्व की अन्य महाशक्तियों के संरक्षण में कर लेगा तो रसिया के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा और इससे रसिया को बहुत बड़ी आर्थिक हितों का नुकसान होगा। और अगर उसे नाटो देशों का संरक्षण प्राप्त हो जाएगा तो भविष्य में यूक्रेन को किसी भी तरीके से रसिया द्वारा दबाया नहीं जा सकेगा। कोरोना कालखंड के बाद बड़ी अविश्वसनीय स्थिति है कि इस तरीके की रूपरेखा विश्व परिदृश्य पर बन रही है जो अविश्वसनीय है, क्योंकि कोरोना कालखंड में केमिकल वेपन्स की शुरुआत हो चुकी है। और मेरा यह मानना है कि केमिकल वेपन्स के युग में, जिसमें चाइना ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने अप्रत्यक्ष केमिकल वेपन का प्रयोग, अप्रत्यक्ष मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विश्व ने अभी स्वीकार नहीं किया है कि केमिकल वेपन का यह प्रतिरूप कोरोना है, लेकिन मेरा यह मानना है कि चाइना ने केमिकल वेपन्स के द्वारा सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक विश्व परिदृश्य में 50 लाख लोगों को मार दिया है। 50 लाख लोग बिना लड़ाई के अगर मारे जा सकते तो ऐसे कालखंड में हथियारों के द्वारा युद्ध लड़ा जाना विश्व की महाशक्तियों द्वारा बड़ा ही अविश्वसनीय है। लेकिन वर्तमान कालखंड में, कोरोना कालखंड के बाद, विश्व की बड़ी महाशक्ति अमेरिका और रसिया विश्व के मंच पर एक अभिनय करके यह दिखाना चाह रहे हैं कि कोरोना कालखंड के बाद हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं और हम ही सर्वश्रेष्ठ थे। वर्तमान कालखंड में मेरा यह मानना है कि रूस यूक्रेन पर किसी भी प्रकार का हमला इस प्रकार का नहीं करेगा कि तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, लेकिन रूस द्वारा इतना दबाव बनाकर अमेरिका को यह संदेश दे दिया जा रहा है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः हमारे किसी भी अंग को आप स्वयं के अधीन मत करें, आप अपने दायरे में रहें और हम अपने दायरे में रहें। वर्तमान कालखंड में मेरा यह मानना है कि आर्थिक हितों का टकराव चल रहा है और विश्व के छोटे देश, जिसको हम विकासशील देश कह रहे हैं, वे इन दोनों महाशक्तियों के अभिनय में फंसे हुए चाइना द्वारा प्रायोजित कोरोना के मूल मुद्दों से भटक गए हैं। और विश्व की महाशक्तियाँ भी, जिसमें रूस विशेषकर यह चाहता है कि चीन की तरफ से विश्व की अन्य देशों का ध्यान बढ़ जाए और कोरोना फैलाने का अपराधी चाइना विश्व परिदृश्य में संरक्षित हो जाए। और विश्व की महाशक्तियाँ यह भी नहीं चाहती हैं कि केमिकल वेपन्स बनाने की शुरुआत विकसित देशों द्वारा हो, इसलिए वह विश्व का ध्यान इस तरफ से हटाना चाह रही हैं, जो कि निंदनीय है। वर्तमान कालखंड में मेरा यह मानना है कि रूस यूक्रेन को अपने अधीन ही रखेगा और अमेरिका इसका कोई बड़ा प्रतिरोध नहीं कर पाएगा। वार्ताओं के बहुत दौर चल रहे हैं, जिसमें यह देखने में आया कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से जो अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन हैं, वो यूक्रेन की राजधानी कीव जा रहे हैं। यहाँ से वे जिनेवा का रुख करेंगे। उनकी मुलाकात रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से होगी और प्रेसिडेंट से भी मिलेंगे। तो ये जो वार्ताओं के दौर चल रहे हैं, अभी कल ही देखने में आया है कि रूस ने अपनी बहुत सारी सेनाएं अपनी सीमाओं से वापस भी दिलाना शुरू कर दिया है। तो अंत में वार्ता की मेज पर रसिया द्वारा अमेरिका को यह संदेश दिया जाएगा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे किसी भी उपनिवेश को आप छेड़ने की चेष्टा ना करें। लेकिन इन सभी परिप्रेक्ष्य में जो अप्रत्यक्ष बातें हैं, जो नहीं देखने में आएंगी, कि चाइना द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य को विश्व के महाशक्तियों द्वारा भुला दिया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय कृत्य है। धन्यवाद।